नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर आप ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो आप सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है। हालांकि आज लंबे समय तक एनसीडीएक्स पर ट्रेड बंद रहा, लेकिन शुरुआत एग्री से कर लेते हैं। 73 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ ग्वारसीड का अक्टूबर वायदा बंद हुआ है और ग्वारगम में 2% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। 8,920 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है। चना वायदा 5 रुपए नीचे 3,854 के स्तर पर आज क्लोज हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं एग्री मार्केट का सबसे ताजा अपडेट। सोयाबीन में आज 58 रुपए की गिरावट रही। सोया तेल करीब 6.5 रुपए नीचे और मस्टर्ड में करीब 21 रुपए की गिरावट दिखी है। 4,135 के स्तर पर बंद हुआ है। जीरा वायदा 15 रुपए नीचे, टर्मरिक 64 रुपए नीचे और कोरिएंडर 57 रुपए नीचे यहाँ पर बंद हुए हैं। ये तमाम काउंटर मसालों के। तो आज एग्री में गिरावट का दिन रहा है। नॉन एग्री में अभी अगर देखें तो गोल्ड में 97 रुपए की गिरावट है। चांदी का भाव 280 रुपए नीचे है और कच्चा तेल 19 रुपए नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है शाम के कारोबार में। इसके अलावा अगर बात करें कॉपर की, जिंक की, निकल की, तो आज मेटल मार्केट में भारी बिकवाली का दिन रहा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार बढ़ रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, लिहाजा आज यहाँ पर तेज बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिखा है। तो ये मार्केट का सबसे ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज का गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,380 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,965 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,898 रुपए। ये आज का सोने का भाव है, जिसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। तो ये है गोल्ड का ताजा अपडेट हमने आपको बताया। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। और खबर ये है कि आज एमसीएक्स पर लंबे समय तक कारोबार ठप रहा। दिन में 2 बार ऐसा मौका आया जहां पर एमसीएक्स की ट्रेडिंग आज रुक गई। और आपको बता दें कि जो पहली बार एमसीएक्स पर ट्रेड हॉल्ट हुआ वो करीब 11:45 के आसपास और 1 घंटे 10 मिनट तक कारोबार बंद रहने के बाद फिर रिज्यूम हुआ। लेकिन फिर से बाजार एक बार फिर से 1:43 के आसपास वहां पर कारोबार को रोका गया तकनीकी खराबी की वजह से। और उसके लंबे समय के बाद 4:11 से नई ट्रेडिंग एमसीएक्स पर शुरू हुई है। और जब ये 2 बार ट्रेडिंग रुकी थी तो दोनों बार 15-15 मिनट के लिए एक विंडो ओपन किया गया जो पेंडिंग ट्रेड था उसको कैंसिल करने के लिए। लेकिन आज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ट्रेडर्स को, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था, एक्शन था मार्केट में, मेटल मार्केट में। लेकिन आज उस एक्शन का पूरा फायदा यहां पर कारोबारी नहीं उठा पाए। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही प्रियंक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटीज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय केडिया, आप तो चूंकि एमसीएक्स का मेंबर भी हैं, क्या क्या दिक्कत हुई आज आपको जब ट्रेड यहां पर रुका एमसीएक्स के ऊपर? गुड इवनिंग मित्र। डेफिनेटली देखा जाता है जब भी ऐसा कुछ इश्यूज आता है टेक्निकली तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए जो मेंबर्स है और खास करके उनके क्लाइंट को तकलीफ होती है। और खास करके आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। जिस ढंग से हमने देखा बेस मेटल में खास करके एलएमई पे अगर देखा जाए तो सभी कमोडिटी 3-3% डाउन ट्रेड कर रही थी। तो वॉलिटिलिटी भी आज काफी अच्छी थी, पोजीशंस भी काफी मार्केट में थी। बट एनी हाउ टेक्निकल फॉल्ट था, रिजॉल्व हो गया है। नाउ एवरीथिंग इज बीन स्ट्रीमलाइन। बट क्लाइंट वाइज थोड़े इश्यूज जरूर रहते हैं। इससे पहले भी हमने मई मंथ में भी देखे थे। हाँ, लेकिन अजय केडिया, जब आज 2 बार ट्रेडिंग रुकी तो पहली बार करीब 1 घंटा 10 मिनट और दूसरी बार अगर हम यहाँ पर देखें तो करीब 1:43 से 4:11, मतलब आप मान के चलें करीब 2.5 घंटे। तो करीब 3.5 से 3.25 घंटे तक आज ट्रेडिंग पूरे दिन में रुकी रही। अगर आप ये बता पाएं हमारे दर्शकों को कि अंदाजा कितना नोशनल लॉस हुआ होगा जो लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटी में?
देखो पर्टिकुलर आज के दिन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिस ढंग से हमने मॉर्निंग सेशन से ही देखा था कि बेस मेटल में खास करके या पूरे कमोडिटी काउंटर में वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो खास करके कुछ पोजीशंस थी क्लाइंट्स की जो अटकी थी। नो डाउट विंडो भी ओपन हुए थे जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल करने का मौका मिला था, बट वॉलिटिलिटी था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नोशनल प्रॉफिट या लॉस तो डेफिनेटली होना ही था। बट एनी हाउ सेटल्ड हुआ है एज ऑफ नाउ। लेट्स होप के वापस ऐसी चीज़ नहीं रहे, बट सेंटिमेंट थोड़ा सा एक नेगेटिव जाता ही है क्लाइंट्स। आप लोगों को क्या बताया गया है एक्सचेंज की तरफ से इस गड़बड़ी के पीछे, कुछ नई वजह? देखिए नई वजह तो ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल ग्लिचेस करके ही अपडेट मिला है हमको। इससे पहले भी मई में भी हमने देखा था कि घंटे भर की ट्रेडिंग वहाँ पे भी रुकी थी। तो एज ऑफ नाउ तो टेक्निकल इश्यूज करके ही है, बट जनरली देखा जाता है कि ऐसे कुछ वॉलिटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में होती है तो मे बी ऑर्डर की वजह से कुछ इशू आता होगा, बट टेक्निकल फॉल्ट के सबसे ही बताया गया है। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई। क्या ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कोई बड़ी हलचल होती है कमोडिटी में तब दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए जनरली इससे कोरिलेट नहीं कर सकते, बट हाँ आज का जो इंसिडेंट था तो डेफिनेटली थोड़ा ऐसा लगता है। बट ओवरऑल टेक्निकल फॉल्ट है तो मे बी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर कुछ सपोर्ट को लेकर होता होगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता। बट आज का पर्टिकुलरली ये था कि वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल दिन अगर 2018 के अंदर पूरे देखा जाए तो आज इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मंदी थी, तो उसका भी एक असर हो सकता है ट्रेड्स पे पड़े। ओके, प्रियांक उपाध्याय आपका क्या कमेंट होगा? क्योंकि माना यह जाता है कि जो MCX की टेक्नोलॉजी है वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, उस पर लोगों का ट्रस्ट है। हालांकि पिछले 2 महीने के अंदर ही करीब 2 बार ऐसा वाकया हुआ है जब MCX पर ट्रेडिंग यहाँ पर रुकी है। 25 मई को भी एक बार ट्रेडिंग रुकी थी और उस दिन भी 2 बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। आज भी ऐसा वाकया हुआ है लंबे समय तक के लिए। हालांकि कुछ आइडेंटिफाई यहाँ पर नहीं किया गया है अब तक। हमने बात की है एक्सचेंज से और एक्सचेंज ने ये कहा है कि इसकी जांच चल रही है कि क्या तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन क्या गड़बड़ी हो सकती है? आप लोग तो कमोडिटी में डील करते हैं, कुछ आइडिया आपको, कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये एक्सचेंजेस में जो ग्लिचेस होते हैं फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द मे बी IT पर्सपेक्टिव, तो वही एक कारण मुझे दिखता है कि उस कारण की वजह से प्रॉब्लम आया होगा। और अगर हम देखें तो इन लास्ट फ्यू मंथ्स ये एक रेपिटेटिव हो गया है। मई में भी हुआ, जून में भी हुआ, जिस तरह आपने कहा। तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज फीडबैक के हिसाब से लेनी चाहिए एक्सचेंज को भी कि ये रेपिटेटिव ना होए। टेक्निकल ग्लिचेस हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी है, ग्लिचेस हो सकती है, बट एक पॉइंट टू द पॉइंट ले लेना चाहिए कि इन फ्यूचर में इस तरह के इंस्टेंसेस ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि एक तो वैसे ही कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तकनीकी के फ्रंट पर तो कहीं ना कहीं जो भरोसा है कारोबारियों का वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो इसको निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और दोबारा ऐसा ना हो इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड की कीमतों में आज तेज़ गिरावट है कच्चे तेल में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रेंट क्रूड का भाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूटा है। मेरा आपसे सवाल अजय केडिया ये होगा कि जिस तरह से क्रूड मार्केट में गिरावट है, क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल में अभी गिरावट कुछ और बढ़ सकती है? देखिए मित्र, क्रूड ऑयल के ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो हमने देखा है कि इमीडिएट एक रेंज बन चुका है डोमेस्टिक मार्केट में 5000 से 5150 का। इंपॉर्टेंट रहेगा 2-4 फैक्टर। आज भी हमने देखा कि ओपेक का एक फोरकास्ट रिपोर्ट था 2019 का, उसमें बताया गया है कि जो डिमांड है ओवरऑल वो 32.19 मिलियन बैरल है, जबकि प्रोडक्शन है वो 32.33 मिलियन बैरल है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सप्लाई काफी ज्यादा अगेंस्ट डिमांड। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है ईरान को लेकर वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट इन ऑल मुझे लगता है जिस ढंग से सऊदी के जो IPO का डिले हुआ है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट करेगा क्रूड को, जो वापस हम समझते हैं कि नीचे में 70 का लेवल तोड़कर $64-65 तक आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट इन ऑल मुझे लगता है अपसाइड जो आनी थी वो ऑलमोस्ट सब आ चुकी है। अगर ईरान के इशू में एस्केलेशन नहीं होता है तो प्राइसेस डेफिनेटली नीचे फिर से मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और गिरावट की संभावना दिख सकती है। प्रियांक उपाध्याय, ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर को कच्चे तेल में क्या करना चाहिए MCX पर?
देखिए बायस मेरा भी डाउन साइड की तरफ रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 5000, 4970, 4950 ये सब लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड। तो फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, एक पुल बैक पे सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट रहना चाहिए। कोई भी रैलीज आती मे बी अराउंड 5090, 5100 के आसपास वो अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो शॉर्ट। 5150 में भी 5170 जो रिसेंट हाइस थे वहाँ पे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ट्रेडर्स को। टू स्टार्ट विद 5000 वुड बी द लाइकली टारगेट्स, फॉलोड बाय 4960। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 5110 के भाव पर आप बेचें, 5000 के टारगेट के लिए 5175 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन एक सवाल आपसे और प्रियांक, 5110 पर आपकी बिकवाली की कॉल है, बाजार अभी 5054 के स्तर पर है, यानी यहां से करीब करीब 50-55 रुपए बढ़ेगा, तब आप कह रहे हैं कि बिकवाली करें। इतना मूवमेंट मुमकिन है आज इंट्राडे में? देखिए जब भी कॉल हमने बनाया था तभी भाव अराउंड 5075-80 के आसपास के थे, और अभी मार्केट 20-25 रुपीस का फॉल देख चुका है। तो मे बी 5080 तक आता है, अगर यहाँ से 20-30 रुपीस के आसपास अगर आता है, 5080 से लेके 5100 तक, तो भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 5080 के आसपास का भाव दिखे तो आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक बार गोल्ड और सिल्वर की चाल को देख लेते हैं। 63 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड, और सिल्वर का भाव 196 रुपए नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है 39,597 के स्तर पर। क्या व्यू है आपका अजय केडिया गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल ताजा भाव पर? मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर फिर से गिरावट के रूप में आ गया। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 94 के ऊपर फिर से ट्रेड करने लगा है, मुझे लगता है गिरावट और बढ़ सकती है। खास करके अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी कि 1265 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाएगा, बट वो नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है वापस 1240 से 1236 का जो लेवल वो दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे ओवरऑल 30-100 तक का लेवल दिखा सकता है। आज की बात करें तो आज गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो नीचे में हम लोग 30,300-350 तक का लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 30,200 तक का टारगेट यहां पर दिखेगा। 30,500 के भाव पर आप गोल्ड में बिकवाली करके ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। प्रियांक उपाध्याय, आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या होगा? चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो प्रेशर है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारी तरफ से। सिल्वर में करेक्शंस पे मे बी अराउंड 39,500-450 के आसपास मिलता है तो बाई करना चाहिए। 39,000 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ 40,200, 40,300 के टारगेट्स। वीजा विज गोल्ड में भी मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है वो अपॉर्चुनिटी है बाई करने की ऑन लोअर लेवल्स अराउंड 30,400, 30,200 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 30,700, 30,800 के। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, विश्वंभर दयाल हैं अलीगढ़ से। पूछिए, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मतलब ये एल्युमिनियम बेच रखी है, ये आजकल ये मतलब एल्युमिनियम का क्या रेट होगा? 142 रुपए 80 पैसे पर आपने एल्युमिनियम बेचा है। क्या व्यू है आपका अजय केडिया इनके लिए? मार्केट अभी 143 के ऊपर है, क्या करना चाहिए इनको? अजय केडिया, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियांक, आपका क्या व्यू होगा? देखिए एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि एक नीचे के लेवल से एक पुल बैक आया है, बट ये पुल बैक रहेगा मे बी अराउंड 146, 147 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है 140 से लेके 138 ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल उनको होल्ड की स्ट्रैटेजी रहेगी। 146 हाफ एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड ऑन द लोअर साइड 140 से लेके 138 वुड बी द लाइकली टारगेट। ठीक है, प्रकाश हैं कोटा से। पूछिए प्रकाश। गौतम जी नमस्ते। नमस्कार, पूछें।
सर RM सीट लिए मैंने, एक तो 4155 रुपए में 5 लॉट, और निकल कल बाई करी थी 70 रुपए में एक्चुअली 2 लॉट। क्या करना चाहिए? किस भाव बाई किया आपने निकल? निकल आपकी कहाँ पर बाइंग है? 70 रुपए, 970। ओके, 970 पर, ठीक है। पहले तो आप ये बताएं अजय केडिया कि 4155 के भाव पर 5 लॉट सरसों इन्होंने बाई किया है। मार्केट आज 35 के स्तर पर क्लोज हुआ है, क्या इनको रुकना चाहिए? आगे कुछ तेजी आप देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है कि मस्टर्ड की बात करें तो एज कम्पेयर टू एडिबल काउंटर में हमने सोया में जरूर प्रेशर देखा है, बट मस्टर्ड कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रहेगा 4070 का, वो मेंटेन कीजिए। ऊपर में 4200 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में, 4240 तक का लेवल मंथ एंड तक देखने मिल जाएगा, तो मस्टर्ड में बिल्कुल बने रहिए। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मस्टर्ड में आप बने रहें, लेकिन निकल में 970 के भाव पर इन्होंने बिकवाली की है, शॉर्ट किया है। प्रियांक, इनके लिए क्या सुझाव है आपका? हालांकि ये प्रॉफिट में है, क्या इनको निकल जाना चाहिए या रुकना चाहिए और दाम गिरने वाले हैं? देखिए, अगर शॉर्ट किया है तो होल्ड कर सकते हैं, मे बी अराउंड 930 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। जो राय यहाँ पर प्रियांक ने और अजय केडिया ने दी है आपको मस्टर्ड और निकल के ऊपर, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल प्रियंका का है, लुधियाना से है हमारे साथ। पूछिए प्रियंका। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर, मुझे जिंक के लिए पूछना है कि अभी मुझे बाय करके चलना है, बाय के लिए पोजीशन लेनी है, तो इस रेट पर मैं बाय कर सकती हूँ और ये कितना नीचे जा सकता है? और जिंक में क्या अभी खरीदने का मौका बन रहा है? अजय, क्या लगता है आपको, बाई करना चाहिए अभी जिंक? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है बाइंग से बच के चलिए। बेस मेटल में रीजन से सेल ऑफ आया, ये और बढ़ सकता है। हमने देखा जो आउटपुट्स बीच में कट हुए थे वो रिस्टोर हो रहे, इन्वेंट्री बढ़ रही है। निकल में शॉर्ट टर्म टारगेट हम 170 का रखते हैं, बट ओवरऑल हमें लगता है कि नीचे में 156 से 160 तक का लेवल भी निकल आ जाएगा, तो बेटर इनको लॉन्ग से बचना चाहिए। एटलीस्ट 160 तक के लिए वेट कीजिए। करंट मार्केट से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सेल करके चलिए, 170 to 173 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल राकेश का है, भोपाल से है हमारे साथ। पूछिए राकेश। हेलो सर। हाँ, नमस्ते। नमस्कार, पूछें। सर, मेरा 450 पे बाय किया हुआ था, कॉपर 491 पे चला गया था, तब मैं रुक गया था। 450 पे बाय किया और अचानक जो है 423 पे आ गया है। सर, क्या करना चाहिए? रुकने के लिए तैयार हूँ। और रुकने के लिए आप तैयार हैं, 450 पर आपकी बाइंग है। प्रियांक, क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव रहेगा, अगर जो भी शॉर्ट कवरिंग में अगर पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चार्ट्स एंड प्लस फंडामेंटल्स दोनों ही एक डाउन ट्रेंड का इशारा कर रहे हैं, तो ठीक है, मेरे हिसाब से बाइंग अवॉइड करना चाहिए। और टाइम टू टाइम एक बार हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग पुल बैक रैली आती है, तो उसमें एक बार मेरे हिसाब से एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें। आज हुई जीओएम की बैठक में चीनी पर सेस लगाने का फैसला नहीं हो सका, यानी 21 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुगर सेस पर फैसला होने की संभावना अब कम दिख रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में शामिल हुए असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि शुगर सेस का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में अटॉर्नी जनरल की राय मिलने के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है। हालांकि 20 जुलाई को एक बार फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। आज हुई जीओएम की बैठक में एथेनॉल पर जीएसटी रेट 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की गई है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मित्र, मुझे लगता है गोल्ड में बेच के चलना चाहिए 30,500 या करंट मार्केट से नीचे में 30,200 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। आपकी रैपिड फायर कॉल प्रियांक?
क्रूड में सेलिंग करना चाहिए 5080 के आसपास फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 5000 फॉलोड बाय 4970। आपकी आखिरी कॉल अजय। बेस मेटल पैक में हमने सुबह से काफ़ी गिरावट देखी, मुझे लगता है इसमें निकल एक काफ़ी अच्छी कमोडिटी, अभी भी बेचा जा सकता है 930 के टारगेट के लिए। ओके, शुक्रिया अजय केडिया आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।